हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर चर्चा करेंगे और हमारा टॉपिक होगा पार्लियामेंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएस एनसीईआरटी आज के दौर में, चाहे वो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं या यूनियन पब्लिक सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, जीएस एनसीईआरटी आपके लिए रामबाण है। आपके जो प्रश्न बनते हैं, विशेषतः हम पीटी लेवल पर ही आज बात करेंगे, तो आपके ज्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। तो हर बच्चे को यह सलाह दी जाती है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं कि वो जीएस एनसीईआरटी को वॉच करें। कम से कम 6 से लेकर 12 तक जीएस एनसीईआरटी सामाजिक विषयों का आप अध्ययन करिए और 6 से 10th तक कम से कम आप साइंस विषयों का स्टडी करिए। और यह एग्जाम में आपके लिए काफी इफेक्टिव होता है, हेल्पफुल होता है। तो आइए, हमने आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है, पार्लियामेंट। अच्छा, एक बात और भी आपसे हम कर देना चाहेंगे कि जब भी आप स्टेट सर्विस या यूनियन पब्लिक सर्विस के एग्जाम में बैठते हैं, संविधान व राज व्यवस्था से कम 8 से लेकर 12-15 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आते हैं। किसी साल 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, किसी साल 10 से 11, इस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आप जब भी पढ़ेंगे, संविधान और राज्य व्यवस्था, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि आप एक भारत के नागरिक हैं और भारत की शासन व्यवस्था में आप जुड़ने जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का ज्ञान आपको होना चाहिए और यही आपसे अपेक्षा की जाती है। और इन्हीं बारीकियों को ध्यान में रखकर प्रश्न भी बनाए जाते हैं। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर करूंगा, क्योंकि आजकल जो एग्जाम का नेचर है वो करंट अफेयर बेस्ड है। तो करंट में 1 साल 2 साल के अंदर जितने टॉपिक या पॉइंट हाइलाइटेड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के अंतर्गत, उनको हम जरूर देख लेते हैं। क्योंकि हो सकता है कि करंट पूछे, न करंट पूछे, तो जो विषय करंट में था उससे संबंधित ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यदि हम करंट से टच हैं और विशेषतर वह मुद्दे, वह विषय जो हाइलाइटेड है, उसको आप जरूर पढ़ेंगे, वह आपके एग्जाम के लिए काफी इफेक्टिव है। अब देखो, इसमें क्या है कि जो प्रश्न बनते हैं, सीधे आप देखेंगे तो भाग 1 से लेकर भाग 5 तक और भाग 6 तक ये काफी महत्वपूर्ण होता है। यहां से आपके अधिकतम क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो पार्ट है वहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो 5-6 क्वेश्चन आपके यहां से जरूर आ जाते हैं। तो हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हम तो एक पैटर्न बनाएंगे, जैसे कि द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, सारे विषय बिंदुओं को गंभीरता पूर्वक देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज्यादा होती है। जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रियम्बल तो मस्ट है, एक क्वेश्चन आपको, 2 क्वेश्चन रहेगा ही। सिटीजनशिप से कभी क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन फंडामेंटल राइट से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन आने ही आने हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर, ये प्रश्न आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। लैंग्वेज से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ST SC से प्रश्न पूछे जाएंगे, यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बहुत बारीकी से चीजों को पढ़ेंगे। और विशेषता, एक बार फिर मैं इस विषय को, इस बिंदु को हाईलाइट कर रहा हूं कि आप करंट अफेयर्स के टच में रहेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आप वे विषय अधिक फोकस के साथ पढ़ेंगे जो करंट में हाईलाइटेड रहा है, वहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं प्रबल होती है। तो आइए हम लोग विषय पर चलते हैं। हम चूंकि एक छोटा सा टॉपिक आज लेकर आए हैं आपके सामने, संसद, जो काफी महत्वपूर्ण है। पार्लियामेंट, संसद। देखो, जब हम संसद के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे प्रेसिडेंटशिप आप लोग पढ़ते हैं, यूएसए में प्रेसिडेंटशिप है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, फ्रांस में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है। प्लूरल गवर्नमेंट सिस्टम आपका स्विट्जरलैंड में है ना। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर हम इस तरह से चीजों को डिजाइन करते हैं, है ना। जनता और जो है सरकार के बीच क्या संबंध है, उस हिसाब से हम गवर्नमेंट सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ते हैं। जैसे प्रेसिडेंटशिप की अपनी विशेषता है, संसदीय व्यवस्था की अपनी विशेषता है, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम की अपनी व्यवस्था विशेषता है, प्लूरल गवर्नमेंट सिस्टम की अपनी विशेषता है ना। हम लोग फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के भी रूप में पढ़ते हैं और यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम के भी रूप में चीजों को एकात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था के रूप में भी पढ़ते हैं। तो आइए थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। क्योंकि देखो, भारत का जो सिस्टम है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यदि हम भारत की बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं भारत में कोएक्सिस्ट ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल हमारे यहां का सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहां हम कह सकते हैं, जब कोएक्सिस्ट ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल है, तो कोएक्सिस्ट ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल मीन्स होता है क्वाशी फेडरल। क्या है? क्वाशी फेडरल। क्योंकि हमारे यहां के गवर्नमेंट सिस्टम में हम देखेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था की भी विशेषताएं देखने को मिलेंगी और संघात्मक शासन व्यवस्था की भी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। हमारा संविधान आपको फेडरल की तरह दिखेगा, लेकिन उसका जो झुकाव होगा वो एकात्मक की तरफ होगा। राइट? तो ये बातें हमारे यहां देखने को मिलती हैं। अब देखिए, तो चूंकि हमारे यहां जो गवर्नमेंट सिस्टम हमने अपनाया, उसमें हम लोग संसदीय व्यवस्था को अपनाते हैं। तो संसदीय व्यवस्था का जो स्वरूप है भारत में, जो फिगर है, उस फिगर को हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। तो भारत जो है, द इंडिया एडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम ब्रिटिश या यूके। हमने ब्रिटेन से इस सिस्टम को एडॉप्ट किया है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं यहां पर, वेस्टमिंस्टर मॉडल को पढ़ते हैं। क्या? वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है? वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब होता है
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन का संसदीय व्यवस्था। क्या होता है? शासन का संसदीय व्यवस्था। वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर जगह पे है। क्या है? प्लेस है वेस्टमिंस्टर, लंदन में। उसी जगह पर वहां का पार्लियामेंट इस्टेब्लिश है। इसलिए दुनिया में जहां भी हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट करते हैं वहां पर हम लोग कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, क्योंकि इंग्लैंड में यह पार्लियामेंट्री फॉर्म कैसे डेवलप हुआ इस पर जरा विचार करिएगा। आप सब लोग ब्रिटेन की क्रांति का नाम सुने होंगे। तो ब्रिटेन की जब क्रांति हुई, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, तो राजा ने अपने सभी शक्तियों को सीधे और सीधे पीपुल्स, जनता को ट्रांसफर कर दिया। अब जनता ने क्या था कि अपने बीच में से जनता ने वहां का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों का चुनाव किया और इन प्रतिनिधियों को 3 काम सौंपे गए। पहला काम मेकिंग लॉ, यानी अब व्यक्ति का शासन नहीं होगा, अब कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। शासक हो या शासित सभी विधि के द्वारा शासित होंगे, यानी विधि के नीचे काम करेंगे, विधि से ऊपर कोई नहीं होगा। तो शासन व्यवस्था में अब प्रमुख कौन हो गया? सबसे ऊपर विधि हो गया। शासक हो या शासित सभी विधि के अधीन ही अपना अपना कार्य करेंगे और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विधियों का निर्माण नहीं होगा। सबको समान विधि के अंतर्गत शासित होना है। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात यहां पर की गई। दूसरी बात इन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट, सरकार दीजिए जो देश की शासन व्यवस्था का संचालन करेगा, जो कार्यपालिका का हेड के रूप में यहां पर हम चीजों को देखेंगे। अब देखेंगे दूसरी बात कि यहां पर इन्होंने कहा कि भैया राजा निरंकुश हो सकता है तो सरकार भी हो सकती है। तो इन्होंने तीसरा काम इन्हें दिया, कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट, सरकार पर नियंत्रण भी करना था। अब ये सब कहां करेंगे? तो इन लोगों ने पार्लियामेंट बनाया, संसद, और संसद में 2 हाउस बनाए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, लॉर्ड्स एंड कॉमन्स। इसी व्यवस्था को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। अब राजा का क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि राजा जो है वह नॉमिनल हेड ऑफ नेशन होगा और यहां पर जो सरकार का प्रमुख होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा और राजा की सभी शक्तियां, ऑल पावर ऑफ किंग, सभी किसमें हो जाएंगी? प्रधानमंत्री में निहित हो जाएंगी, सरकार में निहित हो जाएंगी, राइट। तो इस मॉडल को हम लोग वेस्टमिंस्टर मॉडल या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। यहां पर नॉमिनल हेड का कंडीशन होता है, गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होता है ना। और यहां पर बाई कैमरल सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, यानी 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट मींस बाई कैमरल सिस्टम, इट इज कॉल्ड बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल सिस्टम का मतलब क्या है? 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहां संसद के 2 हाउस होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? बाई कैमरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब देखो, यदि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो शासन अधिनियम 1935 में 2 बातें सामने निकलकर आती हैं। एक, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ की बात की गई और दूसरी बात की गई बाई कैमरल सिस्टम। एक क्या बात की गई? अखिल भारतीय
संघ और दूसरा द्विसदनीय व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इस बारे में बात की गई थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। इन दोनों बातों को हमने अपने संविधान में जगह दिया। तो एक प्रकार से देखोगे कि हमारी जो संसद होगी ये सर्वोच्च विधायी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। क्या होती है? जो संसद होगी, ध्यान दीजिएगा, संसद सर्वोच्च विधायी निकाय। क्या है? सर्वोच्च विधायी निकाय होती है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। यानी कानून बनाने का इसके पास अधिकार होता है और कानून बनाने वाली ये सबसे ऊंची निकाय होती है, इसीलिए हम लोग इसे सर्वोच्च विधायी निकाय के रूप में जानते हैं। अच्छा, एक प्रश्न आता है कई बार कि सबसे ऊपर क्या है? संसद है, न्यायपालिका है, संविधान है। तो सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि भारत में देखोगे आर्टिकल 14 में तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। रूल ऑफ लॉ यदि है भारत में तो ये स्पष्ट है कि सबसे ऊपर कानून है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो कानून का स्रोत जो है वो संविधान है, तो सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। और सभी, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो या हम आम जनता हो, सब उस संविधान के अधीन ही अपने अपने कार्य एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेंगे, अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। तो हमारे संविधान में देखोगे तो संसद, पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब हमारा जो संसद बन रहा है उसके 3 पार्ट होते हैं। देयर आर 3 पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक राज्यसभा, क्योंकि बाइकैमरल सिस्टम है तो 2 हाउस तो होंगे ही होंगे। दूसरा लोकसभा। तो हम लोग किस रूप में पढ़ते हैं? देयर आर 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड देयर आर 3 पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। क्या होगा? राष्ट्रपति। ये 3 पार्ट हमारे पार्लियामेंट के होते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो आर्टिकल 80 में स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 81 में स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो बात की गई है वह प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। अब देखो, तो राज्यसभा में अधिकारी कौन होगा? चेयरमैन होता है और चेयरमैन के नीचे डिप्टी चेयरमैन होता है। लोकसभा में प्रमुख अधिकारी कौन होगा? स्पीकर होता है और स्पीकर के नीचे डिप्टी स्पीकर होता है। अब देखो, प्रेसिडेंट से नीचे जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। और हमारे संविधान में आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक यहां पर इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ
या जो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, मैं इसे कह सकते हैं कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। अब देखो कई बार ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्वाइंट सीटिंग की बात की गई है, संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक की जो कॉलिंग होती है, कॉलिंग बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। लेकिन यदि चेयर्ड की बात होगी तो चेयर्ड बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का स्पीकर जो है उसकी अध्यक्षता करता है ज्वाइंट सीटिंग की, और ज्वाइंट सीटिंग बुलाने का काम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो ऐसा हम स्ट्रक्चर हम अपने पार्लियामेंट का बनाते हैं, राइट। तो एक तरह से देखें तो हमारे संविधान में आर्टिकल 79 पार्लियामेंट की बात करता है, संसद की बात। तो हमारा जो संसद बनेगा वह 3 अंग होगा उसका। देयर आर 3 पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से पार्ट? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब देखो यहां पर थोड़ी सी चर्चा हम आपसे प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है उसके साथ एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, यानी हमारे संसद के किसी भी हाउस का यह मेंबर नहीं होता है। कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, हमारे संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, यद्यपि कि वह किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे यहाँ जब कानून बनता है तो कानून बनने के प्रोसेस में हम लोग 3 रीडिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। 3 रीडिंग प्रोसेस क्या है? जैसे मान लो हमारे संसद में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट को यहां पर हम लेते हैं, तो ऐसे तो 3 पार्ट हैं प्रेसिडेंट को लेकर। तो जैसे मान लो 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। तो कानून बनाने के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है। तो 3 रीडिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखो जैसे पहले रीडिंग में क्या होगा, कोई बिल हाउस में पेश होगा, किसी भी हाउस में आपने बिल को पेश किया। अब सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, उस पर चर्चा होता है। थर्ड रीडिंग में क्या होगा, उस पर वोटिंग होगा। अब मान लो कानून यहां पर लोकसभा में पास हुआ तो कानून कहां जाएगा, फिर वो बिल कहां जाएगा, लोकसभा, है ना। यह बिल मान लो यहां पास हो गया, राइट। यानी कि बिल को पहले प्रेजेंट करेंगे, फिर चर्चा, फिर बिल पर वोटिंग। बिल पास हो गया तो फिर बिल दूसरे हाउस में जाएगा, बिल सेकेंड हाउस में गया, फिर सेकेंड हाउस में भी इस पर सेकेंड रीडिंग में चर्चा होगा, डिस्कशन होगा बिल पर। फिर थर्ड रीडिंग में यहां भी क्या होगा, वोटिंग होगा। अब यहां पर भी बिल पास हो गया। यदि दोनों हाउस ने उस बिल को पास कर दिया तो वह बिल कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के बाद जाएगा, है ना। और प्रेसिडेंट जब सिग्नेचर करता है तभी वह बिल क्या होगा, कानून बनता है। अ बिल बिकेम लॉ आफ्टर सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कोई बिल कह सकते हैं कि एनी बिल बिकेम लॉ आफ्टर
सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो क्या कर रहा है, कानून बनेगा। तो इतना महत्वपूर्ण पार्ट प्रेसिडेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 79 कहता है, पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करता है और कहता है कि देयर आर 3 पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट लोकसभा, सेकेंड राज्यसभा एंड थर्ड पार्ट उसका प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, लेकिन पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही कोई विधेयक कानून बनता है ना। तो ये जो है, और इसके अलावा भी देखेंगे तो प्रेसिडेंट को बहुत सारा पावर दिया गया है। जैसे कोई लोकसभा चुनकर जब आती है, नवनिर्वाचित लोकसभा का गठन होता है, तो प्रथम सत्र के प्रारंभ पर तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ पर राष्ट्रपति ज्वाइंटली दोनों हाउस को एड्रेस करने का काम करता है। हाउस को समन जारी करना हो या प्रोरोगेशन करना हो, सत्रावसान करना हो या सत्र आहूत करना हो, तो ये काम भी प्रेसिडेंट करता है। ऑर्डिनेंस पावर को यूज करना हो, प्रेसिडेंट यूज करता है ना। तो इस प्रकार से देखोगे कि भारत में राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो ब्रिटेन में किंग की स्थिति है, क्राउन की स्थिति है। यानी कि हमारे यहाँ की व्यवस्था में दो बातें यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको जान लेना बहुत जरूरी है। एक डी फैक्टो और दूसरा होता है डी ज्योर। तो डी फैक्टो क्या है, डी ज्योर क्या है? डी फैक्टो का मतलब होता है इन फैक्ट, यानी इन फैक्ट में डी फैक्टो जो होगा वहां पर होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट। इन द फैक्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो भारत में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम। डी ज्योर का मतलब है हेड ऑफ स्टेट या नेशन। राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? तो प्रेसिडेंट होता है। अब देखो, जो डी ज्योर होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, वो क्या होता है? नॉमिनल होता है। क्या होता है? नॉमिनल। तो जो प्रेसिडेंट है भारत का, वह क्या है? नॉमिनल हेड ऑफ नेशन है। क्या है? नॉमिनल हेड ऑफ नेशन है। राइट। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा बैक जाएंगे और स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि हमारे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है। राइट। तो देखो, हमारी जो संसद है उसके कितने पार्ट यहां दिख रहे हैं? राज्यसभा, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा 3, और हाउस कितने देख रहे हैं? हाउस 2, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, देखो, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 लोग मेंबर हो सकते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है। और प्रेजेंट की यदि हम बात करें तो वर्तमान में यहां पर 245 सदस्य है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं, और वर्तमान में कितने हैं? 545 यहां पर सदस्य हैं। अब देखो, अब कह रहा है कि मैक्सिमम मेंबर की बात हमने किया, राज्यसभा में कितने? 250। तो इसमें से 12 जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, और यह नॉमिनेटेड किसके द्वारा होंगे? तो बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट शैल नॉमिनेट 12 मेंबर इन राज्यसभा, है ना, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, है ना, बहुत सारे विशिष्टता प्राप्त क्षेत्रों से, विज्ञान, कला, साहित्य, खेल आदि से वो चुने जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। क्योंकि ये लोग हो सकता है कि चुनाव हो तो चुनकर न आ पाए, तो हमारे पार्लियामेंट में ऐसी व्यवस्था की गई है कि ऐसे विशिष्टता प्राप्त क्षेत्रों में
जो लोग अपना प्रमुख योगदान दिए हुए हैं, विशिष्टता प्राप्त किए हुए हैं, उनको संसद में, राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाता है। इलेक्टेड की बात करें तो 238 मेंबर जो है वो इलेक्टेड होते हैं, जिसमें यूनियन टेरिटरी से 8 और स्टेट से 230 मेंबर होंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर हैं, जिसमें नॉमिनेटेड 12 हैं और इलेक्टेड 233 हैं, जिसमें 225 मेंबर जो है स्टेट से हैं और 8 मेंबर यूनियन टेरिटरी से हैं, जिसमें दिल्ली से 3 हैं, पुदुचेरी से 1 हैं और जम्मू कश्मीर से 4 हैं। राइट। ऐसे लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर 552 हो सकते हैं, 2 इसमें नॉमिनेटेड होते हैं। अभी यहां पर हम एक बात बताएंगे, 104वां संविधान संशोधन हुआ तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लोकसभा में एसटी एससी के लिए जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया गया और जो एंग्लो इंडियन का पोस्ट है वो समाप्त कर दिया गया। ये जो एंग्लो इंडियंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1990 में एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन किया गया था, तो उसको वर्तमान में 2019 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 245, जिसमें 545, जिसमें 545 में से 524 स्टेट से और 19 जो है यूनियन टेरिटरी से, दिल्ली से इसमें है 7, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1 और अदर हैं 6। तो यहां पर एक बात हम लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, राइट। तो 104वां संविधान संशोधन जो है इसके थ्रू क्या किया गया कि जो एसटी एससी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन आरक्षण जो है, इसे 10 साल आगे के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। और एंग्लो जो इंडियंस के पोस्ट थे, है ना, एंग्लो जो इंडियंस 2 नॉमिनेट होते थे, इसको हमने समाप्त कर दिया। तो अब हमारे हाउस में कोई एंग्लो इंडियन नहीं जाएंगे। क्या होंगे? जो 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन होता था एंग्लो इंडियंस का बाय प्रेसिडेंट, है ना, उसको हमने समाप्त कर दिया। ये पोस्ट ही क्या हो गया? अब इनका कोई नॉमिनेशन होने वाला नहीं है। तो 104वां संविधान संशोधन, इसको आप सब लोग ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखो एक बात यहां पर, चूंकि हम लोग बात कर रहे थे, तो कंपोजिशन ऑफ, यदि हम राज्यसभा की बात करें, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की ध्यान देंगे, राज्य सभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा या कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करेंगे। तो देखो राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस के रूप में जानते हैं। इसका दूसरा नाम है अपर हाउस, है ना। और राज्यसभा जो है बिल्कुल हाउस ऑफ लॉर्ड के तर्ज पे भारत में डेवलप किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह यह जो है कम इफेक्टिव है। भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत यदि हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा को समान अधिकार दिया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 80 में स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में बात करता है ना। तो राज्यसभा का जो है इलेक्शन जो होगा, ध्यान देना, यदि हम इलेक्शन की बात करें तो देखो 2 प्रकार से हम बात करते हैं इलेक्शन के सेंस में, एक डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन होगा
वो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, और जहां डायरेक्ट इलेक्शन होता है वहां पर हम लोग फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम को अपनाते हैं। पहले आओ पहले पाओ। जनता यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, यानी वयस्क मताधिकार हमको प्राप्त है, वयस्क वोट देते हैं, जो सबसे अधिक वोट पाता है उसको विजयी डिक्लेयर कर देते हैं। इनडायरेक्ट जो है चुनाव जो होता है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, है ना, राज्यसभा का इलेक्शन क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी कई तरह के मेथड्स होते हैं, जैसे लिस्ट मेथड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन होता है राज्यसभा का, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुनाव होगा। क्या होगा, तो जो राज्यसभा का इलेक्शन होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत इनका क्या होगा, चुनाव होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा के अंदर कि 12 जो मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे, और यहां पर नॉमिनेटर कौन होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल नॉमिनेट 12 मेंबर इन राज्यसभा बाय डिफरेंट फील्ड्स लाइक लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस, या सोशल वर्क, समाज सेवा से, है ना। तो इस क्षेत्र में इन लोगों को विशेष अनुभव होता है, और जिन लोगों को विशेष अनुभव होता है उन्हें, इस विशेष अनुभव वाले विशिष्टता प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करने का काम करता है। अब एक बात आती है कि राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके सीटों का एलोकेशन कैसे होगा। एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से। तो इसके बारे में देखोगे तो हमारे संविधान में एक सूची बनाई गई है, 4th शेड्यूल, है ना। 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा के बारे में बात कर रहा है। राज्यसभा में सीटों का जो है आवंटन, है ना, राज्य सभा में सीटों का आवंटन। तो यहां पर क्या होगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। कहां पर, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा आल्सो डिस्कस इन 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर बात हम लोगों ने की है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से भी। अब एक बात देखो ये भी है कि राज्यसभा जो है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो 4th शेड्यूल की बात कर रहे थे कि 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा की बात हो रही थी कि किस राज्य से कितनी सीटें यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा में होगी, इसके बारे में 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया है। हाँ, एक बात और जरूर मैं करूंगा आपसे कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट यदि हम 1951 की बात करें, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की, तो ध्यान देंगे इसके अंतर्गत एक दो बातें यहां पर थीं। जैसे राज्यसभा में पहले जो इलेक्शन होते थे
तो जो भी मेंबर राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा उसके लिए उस स्टेट का होना बहुत जरूरी था, मस्ट था कि वो उस स्टेट का नागरिक है, होना चाहिए। आप जिस स्टेट के नागरिक हैं उसी स्टेट से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन 2003 में इसमें चेंजेस कर दिए गए, इसमें परिवर्तन किया गया और कहा गया कि कोई भी नागरिक कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो ये बहुत याद रखने वाली चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता था कि आप जिस राज्य के हैं वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 2003 में इसमें परिवर्तन किया गया और ये कहा गया कि नहीं, आप कहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये परिवर्तन यहाँ हुआ। एक और परिवर्तन 2003 में किया गया। पहले राज्यसभा का जो इलेक्शन होता था, है ना, वो गुप्त मतदान के थ्रू होता था। लेकिन अब जो है खुला मतदान, ओपन बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होता है ना। तो दो बातें 2003 में भारत में कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। कहीं से भी का मतलब है किसी भी स्टेट से आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ध्यान में रखेंगे। पहले क्या था, गुप्त मतदान होता था राज्यसभा सदस्यों के चुनाव के संबंध में। अब जो है वहां पर खुले मतदान की व्यवस्था लागू कर दी गई है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत आप अपने ही राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते थे, उसको 2003 में समाप्त किया गया और कहा गया कि आप कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने देखेंगे लोकसभा का स्ट्रक्चर, है ना। अच्छा, एक बात और राज्यसभा के बारे में हम यहां पर कर दें कि चूंकि राज्यसभा का यदि हम टर्म पूछें, टर्म, तो ये ध्यान रखिएगा कि टर्म जो है राज्यसभा का यदि हम पूछें तो यह स्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है ना। तो हाउस का जो टर्म है वो कोई टर्म नहीं होगा। हाउस जो है परमानेंट बॉडी है। क्या है? राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, भंग नहीं हो सकता है। लेकिन यदि राज्यसभा के हम लोग मेंबर की बात करें तो इसका जो टर्म है वो 6 इयर्स मेंबर का टर्म है। एक बात यहां पर और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्ड एवरी 2 इयर्स, यानी राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाती हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। तो राज्यसभा यहां से 3 बातें निकल कर आई। राज्यसभा एक स्थायी हाउस है ना, परमानेंट हाउस है, परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा नेवर डिसॉल्व, कभी भी यह भंग नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और 1/3 सदस्य राज्यसभा के हर दूसरे वर्ष से सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोग जो है कंपोजिशन ऑफ जो है, यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो इलेक्शन होगा, है ना, वह क्या होता है? डायरेक्ट होता है। और जहां भी डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है वहां पर हम कौन सा सिस्टम अपनाते हैं? फर्स्ट पास्ट एंड दी पोस्ट सिस्टम। पहले आओ पहले पाओ, यानी सबसे अधिक जो प्रत्याशी वोट पाता है वह प्रत्याशी विजयी डिक्लेयर हो जाता है। दूसरी बात, यदि हम यहां पर टर्म की करें तो 2 बातें हैं। यदि लोकसभा हाउस के टर्म की बात करें तो हाउस का भी टर्म यहां पर कितना है? 5 साल। और यदि लोकसभा के मेंबर की बात करें
तो मेंबर का भी टर्म कितना है, 5 साल। एक बात और ध्यान रखने वाला बात है कि लोकसभा जो है वो डिजॉल्व हो सकता है बिफोर टाइम, यानी समय से पहले भी डिजॉल्व हो सकता है। और डिजोल्यूशन का डिक्लेरेशन कौन करेगा, प्रेसिडेंट हैव पावर टू डिजॉल्व लोकसभा। सिचुएशन क्या क्या होता है, किस सिचुएशन में लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है, यदि सरकार लोकसभा में अपना मेजोरिटी खो दे तो उस कंडीशन में लोकसभा डिजॉल्व हो सकता है, जिसको डिजोल्यूशन को डिक्लेयर करने का काम प्रेसिडेंट का है। और यदि लोकसभा अपना टर्म पूरा कर लिया है तो टर्म पूरा करने पर भी वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे, राइट। तो लोकसभा को हम लोग जो है वो लोअर हाउस के भी नाम से जानते हैं। इसे जैसे राज्यसभा को अपर हाउस कहते थे, इसे हम लोग निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था 331, है ना, जो एंग्लो इंडियन के बारे में बात करता था। ये कहता था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, है ना, नॉमिनेट होंगे, यानी 2 मेंबर्स जो है नॉमिनेट होंगे, एंग्लो इंडियन जो होंगे। प्रेसिडेंट शैल नॉमिनेट 2 मेंबर इन लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। क्या, फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हम लाए 2019 में, तो इस प्रोसीजर को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, राइट। तो बाकी हमने आपसे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया ही, लोकसभा राज्यसभा का कितनी सीटें कहां से कैसे हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर दी। अब जो हम बात आपसे करेंगे, आखिरी बात हम करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, लोकसभा एक तरफ है, राज्यसभा, तो मेंबर्स के क्वालिफिकेशन क्या होंगे, तो दोनों को हम लोग एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो कोई भी व्यक्ति इंडियंस, यानी पहली बात तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे आप लोकसभा का मेंबर बनने जा रहे हैं या राज्यसभा का मेंबर बनने जा रहे हैं। दूसरी बात, यहां जो दोनों में अंतर है वो एज को लेकर अंतर है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपका एज 25 साल कंप्लीटेड होना चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपका एज 30 इयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। यही दोनों में बस यहां पर ये इसी पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट पर अंतर है, बाकी कोई और अंतर नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि उसे पागल, दिवालिया या सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, यानी संसद द्वारा बनाई गई अन्य अर्हता को पूर्ण करता हो। क्या करता हो, संसद द्वारा बनाई गई अन्य अर्हता को पूर्ण करता हो। यहां भी यह बात लागू हो जाएगी। संसद द्वारा बनाई गई अन्य अर्हता को पूर्ण करता हो, है ना। उसे पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, है ना। तो और भारत का नागरिक हो, 25 साल उम्र पूरा कर लिया हो, है ना। भारत में किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो, तो वो भारत में राज्यसभा का सदस्य जो है, लोकसभा का सदस्य, इन योग्यताओं को पूरा करके वो बन सकता है। देखिए, ये हमने बातें की, एक हमने आपको एक समरी के रूप में हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें हमने पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कुछ बातें आपसे डिस्कस की, है ना। और उसको भारतीय पार्लियामेंट से हमको रिलेट करके देखने और जानने समझने की हमने कोशिश की।
राइट। तो इस प्रकार से देखो, तो आखिरी में मैं थोड़ा सा आपसे एक बार फिर आपको रिमेंबर हम करा दें कि जीएस एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान जाइए। विशेषतः यदि आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम या यूपीएससी की तैयारी, आप कोई भी एग्जाम की दे रहे हैं, है ना, तो 60 से 70% जो क्वेश्चन हैं वो आपके जीएस एनसीईआरटी से कवर किए जाते हैं। और उन बिंदुओं को आप विशेष रूप से पढ़ेंगे जो करंट में हाईलाइटेड रहे हैं, है ना, तो उसको एनसीईआरटी से हम लोग कोरिलेट करके पढ़ते हैं, है ना। जैसे हमने अभी यहाँ पर 104वां संविधान संशोधन को कोरिलेट करा दिया, है ना। तो इस तरह से जो भी मुद्दे हाईलाइटेड हैं, जो भी करंट इश्यूज हैं, यदि हमारे किसी संविधान के पार्ट से, किसी आर्टिकल से कोरिलेट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस अपने लेसन प्लान के अंतर्गत उन चीजों को शामिल करते हैं। तो यदि जीएस एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, जीएस एनसीईआरटी की बारीकी से तैयारी करते हैं, तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में 60 से 70% क्वेश्चंस की तैयारी आपको ऐसे हो जाती है, राइट। तो ये जीएस एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त हम लोग भी इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं कि आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, और जीएस एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से, बहुत ही सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से हम लोग यहाँ पर आपके साथ पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप सबसे हम्बल जो है रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि आप लोग गैलेक्सी क्लासेस को, जीएस एनसीईआरटी बैच को जरूर ज्वाइन करें यदि आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।